बच्चों, अभी तक हमने चार फंडामेंटल फोर्सेस देखे। एक था ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा था वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब बात करते हैं टॉपिक 1.4.5 टुवर्ड्स द यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, यानी कि फोर्सेस का यूनिफिकेशन करने की जो साइंटिस्टों ने कोशिश की है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। वैसे इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हमने सेक्शन 1.1 में भी ली थी। इसमें आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं, और वो है ये जो चार फंडामेंटल फोर्सेस हमने पढ़े उनका एक रिलेटिव ऑब्जर्वेशन। देखिए यहाँ पे ये जो पहली कॉलम है इसमें ये चारों फंडामेंटल फोर्स दिखाए गए हैं। आप देख रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, स्ट्रेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे पावरफुल है, सबसे स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आपको इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ भी दी गई है। आप देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1 माना गया है, तो उसकी कंपैरिजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻² टाइम्स है, यानी कि 1/10⁻² टाइम्स है ये। और वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻13 टाइम्स है, यानी कि 1/10⁻13 टाइम्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की कंपैरिजन में 10⁻39। ये यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, मैं करेक्ट कर देता हूं। ये 10⁻39 नहीं आएगा, ये 10⁻38 आता है, 38 ऐसे आएगा, ठीक है। यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स 1/10⁻38 टाइम्स जितना कम है। वैसे इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को रेफरेंस के तौर पे लिया है, मीन्स के उसको 1 लिया है और उसकी कंपैरिजन में हमने बाकी के फोर्सेस को कंपेयर किया है। अब इसको हम उल्टा कर देते हैं। देखिए मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 मानता हूं, तो उसकी कंपैरिजन में वीक न्यूक्लियर फोर्स वो 10⁻25 टाइम्स हो जाएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो 10⁻36 टाइम्स हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो 10⁻38 टाइम्स हो जाएगा। आई थिंक ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर 1 माना जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सबसे वीक फोर्स है, अगर उसको हम 1 माने तो उसकी कंपैरिजन में इवन वीक न्यूक्लियर फोर्स भी 10⁻25 टाइम्स बड़ा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 टाइम्स बड़ा है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो 10⁻38 टाइम्स बड़ा है। इसके बाद इस कॉलम में बात आती है उसकी रेंज की, यानी कि ये फोर्स कहां तक लगता है वो। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट तक लगता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी इनफाइनाइट तक लगता है। हमने ये बात देखी है, हमने पढ़ा है कि भाई ये दोनों फोर्स लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स हैं। और वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो वो 10⁻16 मीटर तक ही लगता है, और ऐसा ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी है जो कि 10⁻15 मीटर तक ही लगता है। अच्छा, इसके बाद के कॉलम में ये फोर्सेस किन के बीच में लगते हैं वो डिस्कस किया है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, सभी ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, मीन्स के जिसमें मास है उस सभी में ये फोर्स तो लगता ही है। वीक न्यूक्लियर फोर्स सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, यानी कि ये पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में लगता है। वैसे दूसरे भी कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसमें ये फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है। फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। देखिए न्यूक्लियॉन्स यानी कि जो कुछ भी न्यूक्लियस में है वो। अब न्यूक्लियस में क्या क्या है, एक तो है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, यानी कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। और हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल, इसके अलावा
दूसरे जो हैवी एलिमेंट्री पार्टिकल है इनके बीच में भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। अब यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस के बारे में आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली एफर्ट यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस की थी न्यूटन ने, जिसमें उसने टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल डोमेन्स को यूनिफाइड किया एक कॉमन लॉ के अंतर्गत, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। यानी कि उसने बताया कि ग्रेविटेशन टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल बॉडीज सभी को एक सा लगता है। देखिए, ये वो टाइम था जब ऐसा माना जाता था कि भाई जो कुछ भी टेरेस्ट्रियल है, यानी कि हमारी टेरिटरी पे जो कुछ भी है, अर्थ पे जो कुछ भी है, उसके लॉज अलग हैं, और आकाश में जो कुछ भी है, स्पेस में जो कुछ भी है, उसके लॉज सब कुछ अलग है। लेकिन न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटेशन का लॉ ये टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल डोमेन पे एक सा ही लगता है। इसी तरह से ऑस्टेड और फेराडे, इन दोनों ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना जो है वो दोनों एक जनरल और इनसेपरेबल फिनोमिना है, ऐसा प्रूव करके दिया एक्सपेरिमेंट से। मीन्स के आप इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फिनोमिना को अलग अलग नहीं सोच सकते, ये दोनों कॉमन ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा ऑस्टेड और फेराडे के एक्सपेरिमेंट से हमें मिला। इसके बाद मैक्सवेल ने यूनिफाइड किया किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स को। देखिए, कहां तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और कहां तो ऑप्टिक्स, बट बात यह है कि दरअसल ऑप्टिक्स में लाइट यूज होती है, और लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से अलग नहीं है। ये मैक्सवेल के इक्वेशन से पता चला। इसके बाद बारी आती है आइंस्टाइन की। वैसे आइंस्टाइन इसमें गलत साबित हुआ। क्या की उसने कोशिश? समझिए, आइंस्टाइन ने कोशिश की ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूनिफाई करने की, लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड इन दिस वेंचर। लेकिन ये बात प्रूव करने में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ऐसा नहीं कि आइंस्टाइन कभी गलत नहीं होता। सुनिए, कोई भी साइंटिस्ट, देखिए साइंटिस्ट बहुत सारी बातें देते हैं, ठीक है, बहुत सारे पोस्टुलेट देते हैं, बहुत सारे हाइपोथेसिस देते हैं, बहुत सारी थियरीज देते हैं, लेकिन कुछ उसमें से गलत भी होती है। हमारे पढ़ने में जो आती है वो सारी सही थियरीज ही होती है। आगे बढ़ते हैं। बट दिस डिड नॉट डिटर फिजिसिस्ट्स फ्रॉम zealously pursuing the goal of unification of forces। यानी कि इसके बावजूद, मीन्स के आइंस्टाइन इसमें गलत पड़ा, फिर भी इसके बावजूद भी साइंटिस्टों ने अपना ये फोर्सेस को यूनिफिकेशन करने का जो एफर्ट है वो जारी रखा। वैसे आजकल तो इसमें और भी प्रोग्रेस देखने को मिली है, जैसे कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक and the weak nuclear force have now been unified and are seen as aspects of a single electro-weak force। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को अब यूनिफाइड कर दिया गया है, यानी कि वो एक ही फोर्स जिसका नाम है इलेक्ट्रो वीक फोर्स, इसके ही दो एस्पेक्ट है ऐसा माना जाता है। समझो आप, इलेक्ट्रो वीक फोर्स के दो एस्पेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ऐसा अब माना जाता है। इतना ही नहीं, आगे भी कई सारी एफर्ट्स हुई है। एटम्प्ट्स हैव बीन मेड टू यूनिफाई इलेक्ट्रो वीक एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड इवन टू यूनिफाई द ग्रेविटेशनल फोर्स विद द रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस। देखिए, इलेक्ट्रो वीक को और स्ट्रॉन्ग फोर्स को, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को यूनिफाई करने की भी कोशिशें हो चुकी है। इतना ही नहीं, इवन ग्रेविटेशनल फोर्स को भी इसमें यूनिफाई करने की कोशिश हो चुकी है। वैसे ये सारे आइडियाज अभी तक स्पेक्युलेटिव है और इनकंक्लूसिव है, ये कंक्लूड नहीं हो पाए। कोशिश हुई है लेकिन कंक्लूड नहीं हो पाए। यहाँ पे टेबल 1.4 दिया गया है, जो कि यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस के कुछ माइलस्टोन, कुछ प्रोग्रेस के बारे में हमें बताता है। चलिए उसे देखते हैं।
ये रहा टेबल 1.4। चलिए जल्दी से इसे देख लेते हैं। आइजैक न्यूटन ने यूनिफाइड किया सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल मैकेनिज्म को और बताया कि लॉज ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटी इन दोनों पे सेम लगती है। हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड और माइकल फैराडे ने ये बताया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना आर inseparable, they are common and they are common in terms of what? Electromagnetism. जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इसने ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स ये तीनों यूनिफाइड है और ये भी बताया कि लाइट वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। फिर शेल्डन ग्लासोव, अब्दुल सलाम और स्टीव विनबर्ग इन तीनों ने यह बताया कि वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो बेसिकली इलेक्ट्रो वीक फोर्स के ही दो एस्पेक्ट्स हैं। कार्लो रूबिया और साइमन वैंडर मीर इन्होंने इलेक्ट्रो वीक फोर्स की जो थियरी थी उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी कर दिया। तो ये थे फोर्सेस के यूनिफिकेशन और डोमेन्स के यूनिफिकेशन में साइंटिस्टों का जो योगदान रहा है वो। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक 1.5 नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, यानी कि फिजिकल लॉज किस तरह से हैं इसके बारे में। देखिए, फिजिसिस्ट पूरे यूनिवर्स को छानते रहते हैं। वो दरअसल साइंटिफिक प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करते रहते हैं। ये जो साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है ये जरा सुनिए। इट रेंज फ्रॉम पार्टिकल्स दैट आर स्मॉलर देन एटम्स इन साइज टू स्टार्स दैट आर वेरी फार अवे, यानी कि एटम से भी छोटे पार्टिकल की प्रोसेसेस से लेके स्टार जितने बड़े ऑब्जेक्ट्स की प्रोसेस तक साइंटिस्ट एक्सप्लोर करते रहते हैं। साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे फैक्ट्स फाइंड करते रहते हैं और इतना ही नहीं, वो कोशिश करते हैं कि ऐसे कुछ लॉज भी फाइंड आउट कर लिए जाए जो कि इन फैक्ट्स को समराइज कर पाए। जो भी फैक्ट्स मिले हैं उसको समराइज कर पाए, ऐसा कोई लॉ भी मिल जाए। इतना ही नहीं, ये लॉ ज्यादातर मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि न्यूटन ने देखा कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर गिरता है, इसमें से उसने एक फैक्ट निकाला कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, ये दो ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये फैक्ट निकाला, इस फैक्ट पे से लॉ बनाया ग्रेविटेशन का लॉ। फिर इस लॉ को इक्वेशन का फॉर्म दिया, F = G m1 m2 अपॉन r²। तो साइंटिस्ट हमेशा इसी तरह से कोशिश करते रहते हैं और फाइनली लॉज फाइंड करके उसके इक्वेशन भी देते हैं। अब इसमें जो लॉज है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब आप नेचर में कोई भी फिजिकल फिनोमिना आप देखोगे तो उसमें सेवरल क्वांटिटीज, अलग अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती है, जिसमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज होती है, लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो कि कांस्टेंट रहती है, यानी कि टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। दे आर द कंजर्व्ड क्वांटिटीज ऑफ नेचर, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है, इसको कंजर्व्ड क्वांटिटीज कहते हैं नेचर की। और इसी क्वांटिटीज पे से बनता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। आपने सुना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये सब कुछ क्या बता रहा है कि भाई एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। वैसे ही मोमेंटम कंजर्व्ड है, मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। हमें नेचर में दिखने वाले ये सारे कंजर्वेशन के प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। For motion under the external conservative force,
द टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज रिमेनिंग कांस्टेंट। इसका मतलब कि एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स में होने वाली मोशन में मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंजर्वेटिव फोर्स में अगर कोई मोशन हो रही है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल है, वो है फ्री फॉलिंग का केस। जब ग्रेविटी के अंडर में कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग करता है तो आप समझिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो जब ये फ्री फॉलिंग हो रही है तब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, कंटिन्यूसली चेंज होती है, बट इसमें जो उसका सम है वो हमेशा फिक्स रहता है। ये बात समझिए आप। जैसे कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को हाथ में से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो जब आपने उसको हाथ में पकड़ा था तो ऊपर पकड़ा था आपने, इसका मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी वो, और वो मैक्सिमम थी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसकी तब जीरो थी। अब जैसे आप ड्रॉप करते हो तो वो हाइट लूज करना शुरू कर देता है, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या है? mgh। तो यानी कि अगर h कम हो रहा है, हाइट कम हो रही है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे वो हाइट लूज करता है वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप समझिए उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है उसकी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ती जाती है। और एट लास्ट जब वो नीचे गिरता है तब लास्ट मोशन में उसकी जो लास्ट गिरने से पहले, जस्ट पहले अगर आप उसकी कंडीशन देखो तो उसकी हाइट ऑलमोस्ट जीरो हो गई है, ठीक है। और इस वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, लेकिन तब उसकी वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम होगी। तो अब इस एंड पॉइंट पे अगर आप सोचो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई है, लेकिन दोनों का सम जो पहले था वही रहेगा। इनिशियल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जितनी थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी लास्ट पॉइंट पे यानी कि एंड पॉइंट पे होगी। देखिए यहां पे हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि ग्रेविटी ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन जो एयर रेजिस्टेंस है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और हम बात कर रहे हैं सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स की, इसलिए हमने अभी यहां पे एयर रेजिस्टेंस इग्नोर किया है। देखिए यही बात यहां पे दी गई है। इफ द ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट द initial potential energy is completely converted into kinetic energy of the object just before it hits the ground. अब आगे देखिए, this law is restricted for conservative force and it should not be confused with the general law of conservation of energy of an isolated system. देखिए जनरल लॉ ऑफ एनर्जी तो आप जानते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप जानते हो, उसके साथ इसको कंपेयर मत करना, क्योंकि वो एक अलग चीज है। उसमें हम आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि जिसमें कोई फोर्स लग ही नहीं रहा हो, ठीक है। जबकि यहां पे हम कंजर्वेटिव फोर्स में होने वाली मोशन की बात कर रहे हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स में होने वाली मोशन में किसका कंजर्वेशन होता है? मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। अब बात करते हैं हम जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी इज सेंट्रल टू फिजिक्स एंड द एक्सप्रेशंस फॉर एनर्जी कैन बी रिटन फॉर एवरी फिजिकल सिस्टम। देखिए, आप किसी भी फिजिकल सिस्टम के लिए एनर्जी का कुछ ना कुछ इक्वेशन तो आप लिख ही सकते हो। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो आप उसमें काइनेटिक एनर्जी दिखा सकते हो, उसमें पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी दिखा सकते हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट आप गर्म कर रहे हो तो उसमें आप थर्मल एनर्जी दिखा सकते हो। इसी तरह से अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो आप उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिखा सकते हो। तो हर एक सिस्टम के लिए
आप एनर्जी का कोई ना कोई एक इक्वेशन तो बना ही सकते हो। When all forms of energy, that is heat, mechanical energy, electrical energy, etc. are counted, it turns out that energy is conserved. अगर हम सभी फॉर्म्स की एनर्जी, जितने भी फॉर्म्स हैं एनर्जी के, उन सभी का अगर हम काउंटिंग करें तो हमें दिखेगा कि ये सारी एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड ही है, यानी कि ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारी प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है ना, लेकिन फिर भी टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है। आगे बढ़ते हैं इसमें। द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ट्रू फॉर ऑल फोर्सेस एंड एनी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ पे कि जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हर एक फोर्स के लिए ट्रू है, और साथ ही साथ हर एक तरह के एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन में भी ये ट्रू है। यानी कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे बीच में एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन होते रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो आप? जैसे कि अभी हमने जो फ्री फॉलिंग का केस देखा, इसको जरा ज्यादा एलोबरेट करते हैं। In the free falling object example, if you include the effects of air resistance during the fall and see the situation after the object hits the ground and stays there, the total mechanical energy is obviously not conserved. The total mechanical energy will not be conserved. ये बात समझिए। अगर आप एयर फ्रिक्शन को कंसीडर करते हो तो क्या होगा, सोचिए। जैसे ही मैंने हाथ में से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो हाथ में जब मैंने उसको पकड़ा था तब कौन सी एनर्जी थी? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं थी तब। अब मैंने इसको ड्रॉप किया तो जब वो ड्रॉप हो रहा है तब एयर फ्रिक्शन उसको लगता है, तो इस एयर फ्रिक्शन यानी कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसमें एनर्जी लॉस होता जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट तो हो रही है लेकिन पूरी नहीं हो रही है, इसमें से कुछ अमाउंट एनर्जी लॉस हो रहा है। तो आखिर में जब भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करने की तैयारी में होगा तब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जितनी नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो लास्ट में आपको नहीं मिली है। इसका मतलब कि इसमें मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं हुआ है। समझ रहे हो आप बात? लेकिन इसमें जनरल एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। ये कैसे भाई? समझिए, जब ऑब्जेक्ट को आपने हाथ में पकड़ा है तब आपके पास सिर्फ एक एनर्जी है, वो है पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो ग्राउंड पे हिट होता है तब वहां पे कितनी कितनी एनर्जी होती है आप समझिए। एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि थोड़ी सी कम होगी, लेकिन साथ ही साथ जब वो टकराता है तब साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। इतना ही नहीं, जब वो एयर में से पास हो रहा है तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जी हाँ, जब एयर रेजिस्टेंस होता है तो उस वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत कम होती है लेकिन फिर भी होती है। तो अगर आप इस हीट एनर्जी, इस साउंड एनर्जी और जो लास्ट में है काइनेटिक एनर्जी, इन सभी का समेशन करोगे तो वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जितनी हो जाएगी। इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस में जो जनरल एनर्जी है, जो ऑल ओवर एनर्जी है, वो तो कंजर्व रही है ना? तो जनरल एनर्जी का कंजर्वेशन हर हमेश होता है, हर एक जगह पे होता है। यही बात यहां पे एक्सप्लेन की गई है। द जनरल लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन हाउएवर इज स्टिल एप्लीकेबल। द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी of the stone gets transformed into other forms of energy like heat energy, sound energy and so on. The total energy of the system, remains unchanged. आगे देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक बड़ा मजा ये भी है कि ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक इन दोनों डोमेन में लगता है। एक माइक्रोस्कोपिक और दूसरा
मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स, दोनों में ये लगता है। देखिए, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज थॉट टू बी वैलिड across all domains in nature from microscopic to the macroscopic. It is routinely applied in the analysis of atomic, nuclear and elementary particle processes. ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो एटॉमिक, न्यूक्लियर और एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जो प्रोसेसेस है इसमें अप्लाई किया जाता है। आगे देखते हैं। चलिए, एट द अदर एंड all kinds of violent phenomena occur in universe all the time, yet the total energy of the universe is believed to remain unchanged. देखिए, यूनिवर्स में वैसे बहुत सारे वायलेंट फिनोमिना पूरा टाइम चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, फिर भी यूनिवर्स में ये टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहती है, ऐसा माना जाता है। इट इज बिलीव्ड दैट इट रिमेन्स अनचेंज। अभी तक इसके ऊपर हमें ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिला है कि जहां पे एनर्जी कंजर्वेशन ना हो रहा हो, इसलिए अभी तक तो हम ऐसा ही मान के चल रहे हैं कि पूरे यूनिवर्स में एनर्जी जो है वो कंजर्व ही रहती है। अब देखते हैं हम एनर्जी और मास का रिलेशन। हाँ जी, एनर्जी और मास का रिलेशन। देखिए, until the advent of Einstein's theory of relativity, Einstein's theory of relativity is a very important theory, the law of conservation of mass was regarded as another basic conservation law of nature, since matter was thought to be undestructible. देखिए क्या कह रहा है, जब तक आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं आई थी तब तक कंजर्वेशन ऑफ मास को एक बेसिक कंजर्वेशन लॉ के तौर पे माना गया था। इट वॉज एंड स्टिल इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यूज्ड फॉर एग्जाम्पल इन द एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अ केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स अमॉन्ग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मास को किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, किसी भी केमिकल प्रोसेस के लिए एक बेसिक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के तौर पे हमेशा लिया जाता है, क्योंकि कोई भी केमिकल प्रोसेस आप लो तो उसमें बेसिकली एटम्स का रीअरेंजमेंट ही होता है। अब देखिए, कोई भी केमिकल प्रोसेस आप ले लो, उसमें रिएक्टेंट्स में जो जो एलिमेंट्स के एटम्स जितने भी यूज हुए हैं उतने ही सेम नंबर के एटम्स उसी एलिमेंट्स के आपको प्रोडक्ट में भी मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट्स का टोटल मास और प्रोडक्ट्स का टोटल मास सेम ही होगा, तो इसका मतलब इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि किसी भी केमिकल प्रोसेस में अगर मास चेंज नहीं हो रहा है तो फिर एनर्जी कैसे जनरेट होती है? इसका आंसर है चेंज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी की वजह से। देखिए, अगर रिएक्टेंट में बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस किस तरफ आगे बढ़ रही है? प्रोसेस ज्यादा स्टेबल स्टेट से कम स्टेबल स्टेट में जा रही है। तो ऐसे में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, अनस्टेबल करने में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यानी कि ये एंडोथर्मिक एनर्जी होगी। लेकिन अगर ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट के बाइंडिंग एनर्जी से प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस किस डायरेक्शन में जा रही है? प्रोसेस ज्यादा स्टेबल हो रही है। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस ज्यादा स्टेबल हो रही है। तो ऐसी प्रोसेस में एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। इसका मतलब ऐसी प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। यही बात यहां पे लिखी हुई है, जरा देखते हैं। द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स
is less than the total binding energy of the product molecules, then the difference appears as heat and the reaction is exothermic. देखा आपने, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की टोटल बाइंडिंग एनर्जी वो कम है किसके कंपैरिजन में, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में। तो ऐसे में जो एनर्जी डिफरेंस है वो हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, यानी कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगी। और इससे अपोजिट भी होगा, द अपोजिट इज ट्रू फॉर एनर्जी एब्जॉर्बिंग, दैट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शंस। However, since the atoms are merely rearranged but not destroyed, the total mass of the reactants is same as the total mass of the products in the chemical reaction. यही बात मैंने सबसे पहले कही थी कि रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास सेम रहेगा। इसका मतलब कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है। The changes in the binding energy are too small to be measured as change in mass. देखिए अब यहाँ पे एक सस्पेंस खुल रहा है। दरअसल जब तक आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं आ गई थी तब तक तो यही माना जाता था कि भाई केमिकल रिएक्शन में मास बिल्कुल कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन इसमें माइनोर फर्क होता है। ये इतना कम फर्क होता है कि जिसकी वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी है उसमें भी बहुत ही छोटा फर्क होता है और ये कभी नोटिस नहीं किया गया। समझ रहे हो, मास में चेंज होता है। अब ये बात हम समझते हैं आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। क्या कह रहा है आइंस्टाइन, सुनिए। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थियरी, मास m is equivalent to energy E is given by the relation E is equal to mc square, where c is the speed of light in vacuum. देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, E is equal to mc square। ये इक्वेशन क्या कह रहा है आप जरा समझिए। ये मास और एनर्जी का रिलेशन दे रहा है। जी हाँ, ये बता रहा है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो इसमें एनर्जी कितनी मिलेगी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर मिलेगी। इसका मतलब मैं और डिटेल में समझाता हूं। देखिए अगर आप मास ले लो 1 kg, ठीक है, और c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, उसकी वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन का अब यूज करूं E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 × 3 × 10⁸ एंड स्क्वायर। दैट मीन्स इट इज 9 × 10⁻16 जूल। 9 × 10⁻16 जूल। आप सुनिए, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी सिर्फ 1 किलो मास में से। और ये मास कौन सा, कुछ भी ले लो, कोई भी मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मास कौन सा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 किलो पानी ले लो आप, 1 किलो पत्थर ले लो, 1 किलो आयरन ले लो या 1 किलो कुछ भी ले लो आप, अगर उसका कन्वर्जन एनर्जी में होता है तो ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आपको मैं बता दूं कि जब हमारे घर में एक 100 वॉट का बल्ब चालू होता है, 100 वॉट का बल्ब, तो वो हर सेकंड में 100 जूल एनर्जी लेता है। 100 यानी कि 10⁻² जूल। और यहाँ पे ये है 9 × 10⁻16 जूल, यानी कि ऑलमोस्ट 10⁻17 जूल हो गया ये। अगर 1 kg मास आप कन्वर्ट करो तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ऐसा ये इक्वेशन कह रहा है। इसलिए दुनिया भर के सभी लोगों को ये इक्वेशन तो पता ही होगा, आप याद रखना। आगे देखिए, इन ए न्यूक्लियर प्रोसेस मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। दिस इज द एनर्जी विच रिलीज्ड इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑल्सो।
देखिए न्यूक्लियर प्रोसेसेस में, मैं न्यूक्लियर प्रोसेस कह रहा हूं, केमिकल प्रोसेस नहीं। केमिकल प्रोसेस एक केमिकल लैब में हो सकती है, न्यूक्लियर प्रोसेस ऐसे केमिकल लैब में नहीं हो सकती। तो न्यूक्लियर प्रोसेस में मास का कन्वर्जन होता है एनर्जी में, और एनर्जी का कन्वर्जन मास में भी होता है। हाँ जी, ये इक्वेशन वही तो कह रहा है कि मास पूरा गुम हो जाएगा और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसे ही एनर्जी में से मास बन जाएगा। यही कह रहा है ये इक्वेशन। और इसी न्यूक्लियर प्रोसेस से मास का एनर्जी में कन्वर्जन होके न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स काम करते हैं। इतना ही नहीं, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं, एटम बॉम्ब वगैरह के जो एक्सप्लोजन्स होते हैं, इसमें भी मास का एनर्जी में कन्वर्जन होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बात की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए लीनियर मोमेंटम लीनियर मोशन के लिए होती है, और एंगुलर मोमेंटम जो है वो रोटेशनल मोशन के लिए होती है। देखिए, द टोटल लीनियर मोमेंटम एंड द टोटल एंगुलर मोमेंटम बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज of an isolated system are also conserved quantities। यानी कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, देखिए आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो या फिर एक्सटर्नल टॉर्क ना लग रहा हो, ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम या फिर अगर एंगुलर मोमेंटम है तो एंगुलर मोमेंटम वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। These laws can be derived from Newton's law of motion in mechanics, but their validity goes beyond mechanics. They are the basic conservation laws of nature in all domains, even in those where Newton's laws may not be valid। देखिए क्या बात कही है यहाँ पे। आपको ये कहा है कि ये जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो आप न्यूटन्स लॉ से डिराइव कर सकते हैं। मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ आते हैं, उसमें से आप डिराइव कर सकते हैं। लेकिन इस लॉ की वैलिडिटी वो न्यूटन लॉ से भी आगे तक है, मैकेनिक्स से भी आगे तक है। यानी कि जिस सिचुएशन में इवन न्यूटन्स लॉ भी ओबे नहीं होते हैं, उस सिचुएशन में भी ये लॉज यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ओबे होते हैं। इसीलिए इन दोनों लॉज को बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहा गया या फिर फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहा गया है। देखिए सभी लॉज फंडामेंटल लॉज नहीं होते। आपने देखा कि इवन न्यूटन्स लॉ फंडामेंटल लॉज नहीं है। न्यूटन्स लॉ हर एक जगह पे ओबे नहीं होते हैं, इसलिए उसको फंडामेंटल लॉ नहीं कहा गया है। जबकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये बेसिक लॉ है, ये फंडामेंटल लॉ है, ये हर एक सिचुएशन में सही होते हैं। कंजर्वेशन के ये सारे लॉज बहुत ही सिंपल है और जनरल है, फिर भी ये इन प्रैक्टिस बहुत ही यूजफुल भी है। जैसे कि इट ऑफन हैपन्स that we cannot solve the full dynamics of a complex problem involving different particles and different forces. The conservation laws can still provide useful results। देखिए फिजिक्स में कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जहां पे अलग अलग पार्टिकल पे अलग अलग फोर्स लग रहा होता है, तो ऐसे में आप उसका पूरा डायनेमिक्स फाइंड नहीं कर सकते हो, ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी इसमें कंजर्वेशन लॉ यूज कर करके आप बड़ी आसानी से सारे रिजल्ट्स फाइंड कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल दिया है। वी मे नॉट नो द कॉम्प्लिकेटेड फोर्सेस दैट एक्ट्स ड्यूरिंग अ कॉलिजन ऑफ लेट अस से टू ऑटोमोबाइल्स, येट मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ enables us to bypass the complications and predict
और रूल आउट पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द कॉलिजन। ये क्या कह रहा है? देखिए, अगर दो ऑटोमोबाइल का कॉलिजन होता है, सोचिए कि दो कार आमने सामने टकरा गई। अब इसमें कितने सारे फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग जगह पे लगे होंगे। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में कॉलिजन के बाद के फिजिकल आउटकम्स फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करें तो यही आउटकम फाइंड करने बिल्कुल आसान हो जाते हैं। इस तरह के कॉलिजन के बारे में हम आगे आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे और तब हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम का यूज करके बड़ी आसानी से कॉलिजन के रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे। अब कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम का एक दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा यूज देखिए। इन न्यूक्लियर फिनोमिना एंड एलिमेंट्री पार्टिकल फिनोमिना, the conservation law is very important tool for analysis. Indeed, using the conservation laws of energy and conservation laws of momentum only for beta decay, Wolfgang Pauli correctly predicted in 1931 the existence of a new particle which is known as neutrino that is being emitted in beta decay along with the electron। देखिए, एक बहुत ही मजेदार किस्सा यहां पे दिया गया है कि बीटा डीके को जब साइंटिस्ट समझ रहे थे, बीटा एमिशन जो होता है ना, तो बीटा डीके जब साइंटिस्ट समझ रहे थे तो पहले ऐसा पता था कि भाई बीटा पार्टिकल यानी बेसिकली इलेक्ट्रॉन और कुछ नहीं। बीटा डीके में सिर्फ बीटा पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं, ऐसा माना जाता था। लेकिन जब बीटा डीके की पूरी प्रोसेस को पॉली ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से चेक किया तो इसमें ऐसा लगा कि भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओबे नहीं हो रहा है। तो कुछ साइंटिस्टों ने तो ऐसा कहा कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस प्रोसेस में ओबे ही नहीं हो रहे। लेकिन पाउली ने कहा कि नहीं, यहां भी ये लॉज ओबे हो रहे होंगे अगर आप इसमें एक और पार्टिकल एज्यूम कर लो। तो जब एक पार्टिकल एज्यूम किया तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी मिल गया और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसमें मिल गया। तो इस तरह से 1931 में पाउली ने कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को यूज करके एक पार्टिकल बीटा एमिशन में प्रोड्यूस होता है ऐसा प्रिडिक्ट किया और बाद में इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी मिल गया। तो इस तरह से न्यूट्रिनो दरअसल कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी की वजह से ही डिस्कवर हो पाया है। चलिए अब आगे देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। कंजर्वेशन लॉ हैव डीप कनेक्शन विथ सिमेट्रीज ऑफ नेचर दैट यू विल एक्सप्लोर इन मोर एडवांस कोर्सेज इन फिजिक्स। अभी आप सिमेट्रीज के बारे में कुछ खास नहीं जानते हो, नेचर में जो सिमेट्रीज है उसके बारे में आप खास नहीं जानते हो। थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। आपने कभी सोचा है कि टाइम में सिमेट्री है, स्पेस में सिमेट्री है? देखिए, आज की एक सेकंड और कल की एक सेकंड और परसों की एक सेकंड सेम ही होगी ना। ऐसा नहीं है कि आज की एक सेकंड वो थोड़ा छोटा टाइम है, कल की एक सेकंड वो थोड़ा लंबा टाइम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी कि टाइम में सिमेट्री है, सालों साल तक टाइम सिमेट्रिक रहेगा। ऐसे ही स्पेस में भी सिमेट्री है। आप स्पेस में जाओ तो आप किसी भी पॉइंट पे आप खड़े रह जाओ, आपको स्पेस एक सा ही दिखेगा। मीन्स स्पेस यानी जहां पे कुछ भी नहीं है उसको स्पेस कहते हैं, ठीक है। फ्री स्पेस की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे में आप कहीं भी खड़े रह जाओ आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि स्पेस में भी सिमेट्री है। इसी तरह से आप किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को लो तो उसमें भी सिमेट्री है। जैसे कि एनर्जी में सिमेट्री है। देखिए, एनर्जी सेम सिचुएशन में, सेम कंडीशंस में सेम ही रहेगी ना। किसी भी एक ऑब्जेक्ट की एनर्जी कुछ है
तो वो आज जितनी है उतनी कल रहेगी। सपोज कि इस टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है, तो उस बुक की पोटेंशियल एनर्जी आज जो है वही कल भी रहेगी। सेम सिचुएशन में हम सिचुएशन चेंज नहीं कर रहे, हम टेम्परेचर, प्रेशर, हाइट सब कुछ वही रख रहे हैं। तो जितनी एनर्जी आज है उतनी कल भी होगी ना। आपको ये नया नहीं लगता होगा, लेकिन आप सोचिए कि ये दिखा रहा है कि भाई एनर्जी में सिमेट्री है, टाइम के साथ वो बदलता नहीं है। दूसरा, मोमेंटम ले लो आप। एक ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, एयर फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसका मोमेंटम जो आज है वही कल भी है, मोमेंटम उसका सेम रह रहा है। तो मोमेंटम में भी सिमेट्री है, इसी तरह एंगुलर मोमेंटम में भी सिमेट्री है। समझ रहे हो? तो ये जो नेचर में सिमेट्री है, इसका कंजर्वेशन लॉ के साथ बड़ा डीप कनेक्शन है। ये बात हमें यहां पे समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, an important observation is that the law of nature do not change in time. If you perform an experiment in your laboratory today and repeat the same experiment on the same object under the same conditions, after 1 year, the results are bound to be the same. ये बात तो सही है। आप देखते हो कि भाई किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आपको टाइम के साथ चेंज होते हुए नहीं मिलेंगे। अगर कंडीशन सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, तो आपको उसके रिजल्ट, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट हमेशा सेम ही मिलेंगे। टाइम के साथ वो बदल नहीं रहे। इसीलिए कहा है कि लॉ ऑफ नेचर डू नॉट चेंज विथ टाइम। अब आगे देखिए, इट टर्न्स आउट दैट दिस सिमेट्री ऑफ नेचर with respect to translation means displacement in time is equivalent to the law of conservation of energy। यानी कि नेचर में टाइम में जो सिमेट्री है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसी है। मैं जानता हूं कि ये आपको बड़ा ही कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, ये बात अभी आप समझ भी नहीं पाओगे। जैसे जैसे आप 11th में और बाद में 12th में फिजिक्स में आगे बढ़ोगे तब जाके ये बात आपको थोड़ी समझ में आएगी। अभी सिर्फ इसको याद रखिए। मैं वापस आपको समझा देता हूं। जिस तरह से टाइम पास होते होते आपको टाइम में सिमेट्री देखने को मिलती है, इसी तरह से टाइम पास होने के साथ साथ एनर्जी कांस्टेंट ही रहती है, यानी कि एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। इसलिए कहा है कि टाइम में सिमेट्री होना और एनर्जी का कंजर्वेशन होना, एनर्जी कांस्टेंट रहना, ये इक्विवेलेंट बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। लाइकवाइज स्पेस इज होमोजेनियस एंड देयर इज नो प्रिफर्ड लोकेशन इन द यूनिवर्स। टू पुट इट मोर क्लियरली, द लॉज ऑफ नेचर आर द सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। इसका मतलब कि स्पेस जो है वो होमोजेनियस है, यानी कि स्पेस में आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ आपको स्पेस एक सा मिलेगा। इसको कहते हैं होमोजेनिटी। तो स्पेस जो है वो होमोजेनियस है और इस वजह से हम कह सकते हैं कि उसमें कोई प्रिफर्ड लोकेशन नहीं है, कोई प्रिफर्ड जगह नहीं है कि जहां पे आपको कुछ अलग मिल जाए। समझ रहे हो? इसी वजह से आज तक हम यूनिवर्स का सेंटर नहीं फाइंड कर पाए, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर यूनिवर्स का कोई सेंटर है तो उसकी प्रॉपर्टीज, वहां पे स्पेस की प्रॉपर्टीज कुछ अलग होगी, वो एक प्रीफर्ड लोकेशन होगा। लेकिन ऐसा कोई प्रीफर्ड लोकेशन पूरे यूनिवर्स में हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि पूरा स्पेस ही होमोजेनियस है। इसलिए आपको यूनिवर्स में हर एक पॉइंट पे लॉज ऑफ नेचर एक से ही दिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, द फिनोमिना may differ from place to place because of differing condition at different location, because of differing conditions at different location। देखिए ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। अगर आप
अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग कंडीशंस लेते हैं तो वहाँ पे जो फिनोमिना है वो बदल जाएगी, यानी कि वहाँ पे आपको किसी एक एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट मिल रहा है वो शायद बदल जाएगा, लेकिन लॉज ऑफ नेचर नहीं बदलेंगे। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 दैट ऑफ एट द अर्थ, बट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज द सेम बोथ ऑन मून एंड अर्थ टू। देखिए, अर्थ की कंपैरिजन में मून जो है वो 1/6 पार्ट है, इसलिए वहां पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है वो हमारे ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन से 1/6 है, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों जगह पे सेम है। आपको दोनों ही जगह पे F इजकल टू जी m1m2 अपॉन r² इक्वेशन ओबे होता ही मिलेगा। समझ रहे हो आप? सिचुएशन बदली तो आपको रिजल्ट अलग मिल रहे हैं, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अलग नहीं हो रहा। दिस सिमेट्री of the laws of nature with respect to translation in space gives rise to conservation of linear momentum। यानी कि स्पेस में आपको जो ये सिमेट्री मिल रही है लॉ ऑफ नेचर की, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को राइज देता है, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि स्पेस में जो सिमेट्री है उसकी वजह से ही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। और आगे, इन द सेम वे आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, दैट मीन्स नो इंट्रिंसिकली प्रीफर्ड डायरेक्शन इन स्पेस, underlies the law of conservation of angular momentum। देखिए, पहले आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस समझाता हूं। आप स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में जाइए तो स्पेस की प्रॉपर्टी सेम रहती है। इसको कहते हैं आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, यानी कि स्पेस आइसोट्रॉपिक है। आप समझ लीजिए कि हमने स्पेस की दो प्रॉपर्टी के बारे में बात की। एक है होमोजेनिटी, यानी कि स्पेस में किसी भी पॉइंट पे आपको प्रॉपर्टी सेम मिलेगी, और दूसरी है आइसोट्रॉपी, यानी कि स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में आपको प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। तो अब यहां पे हम आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस की बात कर रहे हैं। यहां पे कहा है कि स्पेस आइसोट्रॉपिक है, इस वजह से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। यह अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस अंडरलाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए, स्पेस में जो होमोजेनिटी है इस वजह से कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम मिल रहा है, और स्पेस में जो आइसोट्रॉपी है उस वजह से कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें मिल रहा है। आगे देखते हैं। द कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज एंड अदर एट्रीब्यूट्स of elementary particles can also be related to certain abstract symmetries। देखिए, अभी तक हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की भी बात की। अब बचा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके बारे में ये कहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये किसी एब्स्ट्रैक्ट सिमेट्री की वजह से होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट सिमेट्री यानी कि जो आपको दिख नहीं रहा है, जो आपके सामने नहीं है, ऐसी सिमेट्री जिसके बारे में शायद अभी हमको पता भी नहीं है। नेचर की ऐसी किसी एब्स्ट्रैक्ट सिमेट्री की वजह से कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता है। याद रहे कि ऐसी किसी एब्स्ट्रैक्ट सिमेट्री के बारे में अभी हमको पता नहीं है, साइंटिस्ट मान रहे हैं सिर्फ कि ऐसी किसी एब्स्ट्रैक्ट सिमेट्री की वजह से कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता होना चाहिए। अब आगे देखिए। सिमेट्रीज ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड अदर एब्स्ट्रैक्ट सिमेट्रीज प्ले अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न थियरीज ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर।
देखिए क्या जबरदस्त बात की है। ये जो आपको स्पेस में सिमेट्री मिल रही है, ये जो आपको टाइम में सिमेट्री मिल रही है, और दूसरी एब्स्ट्रैक्ट सिमेट्री जिसके बारे में अभी हमको पता भी नहीं है, ये सारी सिमेट्रीज ही फंडामेंटल फोर्सेस के नेचर को, यानी कि फंडामेंटल फोर्सेस की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। मैं जानता हूं कि ये आपको बड़ा ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन इसकी वजह यह है कि ये सारी चीजें, ये सारे फोर्सेस डिटेल में आपको अभी 11th में और 12th में पढ़ने बाकी हैं। जब आप वो पढ़ जाओगे तब आपको ये बात वापस समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ इसको अच्छे से याद रखिए। आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया। अगर कुछ रह गया हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की लिंक और पूरे चैप्टर के एमसीक्यू की लिंक छोड़ रखी है। वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं।